हेलो फ्रेंड्स, मेरा नया वीडियो इमोशनल क्वेश्चन मतलब जो हमारी फीलिंग्स आती है हम उसको कैसा हैंडल करते हैं और बच्चों को कैसा सिखाते हैं, इस पे बच्चों की पूरी जिंदगी डिपेंडेंट होती है। इस आदमी को आप देख सकते हैं, इसका EQ 35 मतलब इसका इमोशनल क्वेश्चन कम है, लेकिन चेहरे से पता चलता है कि आदमी बहुत रिच है। और इसका IQ जब हम मेजर करते हैं तो वो होता है 135। मतलब बच्चा ये जो आदमी है इसका IQ काफी हाई है, सक्सेसफुल है। लेकिन इस आदमी से आप फ्रेंडशिप करना चाहेंगे क्या? डेफिनेटली नहीं, क्योंकि इसका EQ 35 है। मैं इसको आगे आपको समझाऊंगा। तो वाई EQ इज इंपॉर्टेंट। हमारी जिंदगी में रोज अलग अलग प्रकार के इमोशंस आते हैं, जैसे दुख होता है, कभी सुख होता है, कभी एग्जाम का डर होता है, कभी फेलियर्स आते हैं। और इस प्रकार के इमोशंस को अगर हम अच्छे से मैनेज करते हैं तो हम जिंदगी में काफी सक्सेसफुल होते हैं। इसके अलावा एम्पैथी डेवलपमेंट काफी इंपॉर्टेंट होता है जिंदगी में। मतलब हम दूसरे आदमी को समझने की हैबिट बनाते हैं। जो आदमी दूसरे आदमी को समझता है उसके दूसरे लोगों के साथ काफी अच्छे रिलेशन डेवलप होते हैं। इसको हम आगे डिटेल में डिस्कशन करेंगे। जिंदगी में बहुत बार अलग अलग प्रकार के चेंजेस आते हैं। हम चाहते हैं हमारा बच्चा डॉक्टर बने, लेकिन कभी कभी मार्क्स उस प्रकार से नहीं मिलते और हमें कोई दूसरी फील्ड चूज करना पड़ता है। अगर बच्चे का इमोशनल क्वेश्चन अच्छा है तो उस फील्ड में भी वो आगे चल के डेफिनेटली सक्सेसफुल होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट इमोशनल क्वेश्चन का ये फायदा होता है कि उसका डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी काफी अच्छी होती है। बहुत सारे लोग प्लॉट लो या नहीं लो इसी बारे में सोचते रहते हैं और आगे चल के 10 साल बाद उनको पछतावा होता है कि ये प्लॉट अगर हम लेते तो हमें जिंदगी में काफी फायदा हो जाता है। तो EQ किस प्रकार का होता है देखा जाए। अगर आपका EQ कम है और साथ में आपका IQ कम है, IQ मतलब इंटेलिजेंस क्वेश्चन मतलब पढ़ाई लिखाई अगर कम है तो आप डेफिनेटली फेलियर्स रहेंगे। अगर आपका EQ कम है लेकिन IQ बहुत अच्छा है तो अगर आप सक्सेसफुल भी हो गए लेकिन आगे चल के आप खुश नहीं रहेंगे और इसके साथ साथ आपके आसपास जो लोग हैं वो भी खुश नहीं रहेंगे। अगर आपका EQ मतलब इमोशनल क्वेश्चन हाई है लेकिन IQ कम है, हो सकता है आप डेफिनेट बहुत ज्यादा सक्सेसफुल ना हो लेकिन आप जिंदगी डेफिनेटली सेटिस्फाइड रहेंगी। अगर आपका IQ और EQ दोनों हाई है तो आप सेटिस्फाइड भी रहेंगे और सक्सेसफुल भी रहेंगे। तो जनरली जब कोई इमोशंस आता है, जैसे बच्चा रोते हुए आता है, तो बहुत सारे पेरेंट्स क्या करते हैं, ले चॉकलेट खा, आइसक्रीम खा और उसको कहते हैं कि आप आगे जाके शांत हो जाए। बहुत सारे पेरेंट्स उसी को गुस्सा करते हैं कि देख देख के नहीं चल सकता क्या, क्यों गिर गया, तेरी ही गलती है। और कुछ कुछ पेरेंट्स रोते बच्चे को वहीं छोड़ देते, बोलते हमारी जिंदगी में ऑलरेडी काफी प्रॉब्लम्स है और तू एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हमारी जिंदगी में आ गया है। अगर इस तरह का मैनेजमेंट आप बच्चों के साथ कर रहे हैं तो उसका इमोशनल क्वेश्चन आगे चल के डेफिनेटली कम रहेगा और वो आगे चल के सक्सेसफुल रहेगा या नहीं रहेगा ये कह नहीं सकते। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इमोशनल फर्स्ट एड। मतलब अगर एक बच्चा कुत्ते से डर रहा है, ना हमें उससे मजाक उड़ाना चाहिए ना उसे गुस्सा करना चाहिए। उसे कहना है कि डर इमोशन है और इसको हम एक्सेप्ट करते हैं। हाँ, हमें इस डर को कम करना है और कैसे कम करना है मैं आगे आपको वीडियो में समझाऊंगा। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज होता है कि बच्चे की जिंदगी में हम अवेलेबल होना चाहिए। जब भी बच्चे को कोई इमोशंस होता है उस वक्त सभी प्रकार के काम आपको छोड़ देना चाहिए और उस वक्त किसी से आप बातचीत कर रहे हैं उसको भी रुका देना चाहिए और बच्चे के इमोशंस को समझना चाहिए और इमोशनल मैनेजमेंट आपको शुरू करना चाहिए। कैसा करना चाहिए आगे के स्लाइड में हम देखते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है एक्टिव लिसनर होना चाहिए। मतलब जब भी आप बच्चों के साथ कोई चीज बात कर रहे हैं तो कम से कम बात कीजिए और ज्यादा से ज्यादा सुनिए। बच्चा क्या बोलना चाह रहा है वो सुनिए। बहुत सारी बार बच्चा वही चीज को रिपीट करता है तो भी उसको रिपीट करने दीजिए, लेकिन शांति से सुनिए। जब भी आप सुन रहे इंटरफेयर मत कीजिए, कोई भी जजमेंट मत दीजिए, पिछले बातों को याद मत कीजिए और उसके आई कांटेक्ट मेंटेन कीजिए और उसकी बॉडी लैंग्वेज को रीड कीजिए। अगर हम इस तरह से किसी को सुनते हैं, बच्चा रहो या आपका फ्रेंड हो या आपकी बीवी रहो, तो उसे काफी अच्छा लगता है आपसे बात करते हुए और डेफिनेटली आप उसको इमोशनल मैनेजमेंट सिखा सकते हैं। उसके बाद बच्चे को प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल सिखाना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि जो भी बच्चे की फीलिंग है उस पर हमें फोकस करना चाहिए और डेफिनेटली आपको सॉल्यूशन नहीं देना चाहिए। उससे ही पूछना चाहिए कि बेटा आपको क्या लगता है कि आपके पास क्या सॉल्यूशन है। मैक्सिमम टाइम बच्चे अच्छा सॉल्यूशन दे देते और उसे कहना है कि ठीक है आपने गलती की लेकिन आपने सॉल्यूशन बराबर बताया, आगे चल के इसी तरह के सॉल्यूशन को आपको फॉलो करना चाहिए। बहुत सारे बार बच्चे सॉल्यूशन नहीं दे सकते तो आप उसको 2-3 ऑप्शन दे सकते हैं और उसको मदद करना चाहिए प्रॉपर सॉल्यूशन चूज करने के लिए। इससे क्या होता है कि बच्चे को आगे वापस से इसी तरह के प्रॉब्लम आते हैं तो डेफिनेटली वो प्रॉपर सॉल्यूशन चूज कर सकता है। हमें क्या नहीं करना चाहिए, अगर बच्चा इमोशनली डिस्टर्ब है और आप भी गुस्से में, तो उस वक्त डिस्कशन अवॉइड करना चाहिए। बच्चे को बहुत सारे पेरेंट्स एम्बेरस करते हैं, तुम तो पागल हो, तुम तो बेवकूफ हो पब्लिक प्लेस में। डेफिनेटली नहीं करना चाहिए। पब्लिक के साथ साथ अकेले में भी नहीं करना चाहिए। बहुत सारे पेरेंट्स को सिर्फ लेक्चर देना आता है, बस कोई विषय निकलता है तो उसके ऊपर काफी 10 से 15 मिनट वो काफी भाषण देते। प्लीज भाषण मत दीजिए।
बच्चे को डिमोरलाइज मत कीजिए। और बहुत सारे पेरेंट्स जब बच्चा इमोशनली डिस्टर्ब होता है तो उसको फिजिकली हार्म करते हैं, इमोशनल हार्म हार्म के साथ साथ। इसके अलावा इमोशनल मैनेजमेंट सेकंड स्टेप होती है, बच्चे को नहीं बोलना सीखना चाहिए। 1 साल तक उसकी हर बात मानिए, 1 से 3 साल तक स्लोली से उसको नहीं बोलना चाहिए। 3 साल तक 25% चीजें उसको नहीं बोलना चाहिए। बहुत सारे बार क्या होता है, छोटा बच्चा है, रोता है तो हम उसकी जिद पूरी कर देते। मैं यहाँ कहना चाहूंगा, अगर आपका बच्चा छोटा है 3 साल के नीचे, तो 3, 4, 5 दिन में एक बार नहीं बोलिए। और नहीं मतलब नहीं, वो काफी रोते रोते सो भी गया, उसके दादा दादी को भी लेक्चर दिखाइए और डॉक्टर अग्रवाल क्या बोल रहे हैं उनको बताइए कि नहीं मतलब नहीं। 3 से 6 साल तक थोड़े और चीजों को नहीं बोलना सीखे और 50% चीजों तक उसको नहीं बोलना चाहिए। और 6 साल के बाद आपको 80% चीजों के लिए नहीं बोलना चाहिए। और 12 साल के बाद जो जरूरी है, जो इंपॉर्टेंट है, उसी को हाँ बोलिए। इससे बच्चों को नहीं बोल सुनने के बाद अपने इमोशंस मैनेज कैसा करना चाहिए और दुख को साथ आगे जीने की आदत उसको मिल जाती है। क्योंकि हर इंसान की जिंदगी में सुख कभी नहीं मिलता है, कभी ना कभी या बार बार दुख आता है। अगर हम सिखा देते बच्चों को नहीं सुनने के बाद आपको दुख हो रहा है लेकिन आपको जीना पड़ेगा, तो आगे चलकर उसको जब जिंदगी में रियल दुख आएगा तो डेफिनेटली वो उसको अच्छे से मैनेज कर सकेगा। इसके अलावा बच्चों को टाइम देना बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइम देने का मतलब आप बच्चे के साथ आधी 1 घंटा उस वक्त बैठते हैं, उस वक्त आपको ना टीवी देखना है, ना मोबाइल देखना है, ना किसी से बात करना चाहिए। अगर आप रोज नहीं बैठ सकते तो एटलीस्ट हफ्ते में 1 से 1.5 घंटा 2 से 3 दिन में आपको डेफिनेटली देना चाहिए। उस वक्त बच्चों के साथ स्कूल में क्या हो रहा है आपको बात करना चाहिए। उसके साथ वो भी जो भी उसने एक्शन लिया, अगर अच्छे एक्शन लिया तो उसको प्रेज करना चाहिए। अगर आपको लगता है कि वो एक्शन गलत लिया तो उसको आप करेक्शन, जैसे मैंने पिछले स्लाइड्स में बताया हूं, आपको मैनेज करना चाहिए। अगर आपकी जिंदगी में कोई प्रॉब्लम आता है तो भी आप उसके साथ डेफिनेटली शेयर कीजिए। जैसे एक अगर हमारा कोई पेशेंट बुखार नहीं कम हो रहा है 2 दिन में, तो गुस्से में आके हमसे बात करता है, तो हम उसको समझाते हैं कि भाई इस वक्त इसलिए नहीं कम हो रहा क्योंकि इस तरह का प्रॉब्लम है, अगर आप वेट करेंगे तो डेफिनेटली कम हो सकता है, या अगर आप हायर सेंटर जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं। इस तरह से हम पेशेंट को शांत करते। और जब हम बच्चों को सिखाते कि हम सामने वाले आदमी को हमारी बातों से, प्रैक्टिकल बातों से और रियलिटी से शांत कर सकते, तो वो भी अपने फ्रेंड्स के साथ उसी तरह व्यवहार करेगा और आगे चलकर जो भी प्रोफेशनल चूज करता है वहां पे उस तरह से अपने आप को हैंडल करेगा। इसके अलावा जो भी आपके पास एक्सपीरियंस है जहां पे आपने बहुत अच्छा इमोशनल मैनेजमेंट किया है, तो आप उन बच्चों के साथ शेयर कर सकते हैं। ज्वाइंट फैमिली में बच्चों का इमोशनल क्वेश्चन काफी डेवलप होता है, तो मैं सभी पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करूंगा कि ज्वाइंट फैमिली मेंटेन कीजिए। दादा दादी क्या करते हैं, एक आधे बच्चों को कम प्रेम करते हैं, एक आधे को ज्यादा करते हैं, तो वहां बच्चा उस तरह से जिंदगी को एडजस्ट करना सीख जाता है। उसी तरह चाची कभी बहुत ज्यादा लाड करती, कभी नाराज रहती, तो वहां भी वो सीख जाता है। तो घर में जब ज्वाइंट फैमिली होती है बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स होते हैं, बहुत सारे एक्सपीरियंस लोगों के अलग अलग आते हैं क्योंकि काफी मेंबर्स होते हैं और बच्चों का इमोशनल क्वेश्चन इससे काफी डेवलप हो जाता है। उसी तरह खेलने से भी काफी डेवलप होता है। मोबाइल या टीवी पे अगर आपका बच्चा टाइम स्पेंड कर रहा है और ग्राउंड पे नहीं खेल रहा है तो उसका इमोशनल क्वेश्चन कम होता है। खेलने से फिजिकल डेवलपमेंट के साथ साथ सामाजिक विकास, मतलब अलग अलग प्रकार के लोगों के साथ एडजस्ट करना सीखता है, ये इमोशनल क्वेश्चन का पार्ट है। इसी तरह बच्चा जब हार जाता है तो सहन करना सीखता है। बच्चा बहुत ज्यादा जीत जाता है तो उसको ज्यादा सेलिब्रेट ना करते, जो हारे उनको साथ कैसे लेके चलना चाहिए वो भी सीखता है। और इस तरह से बच्चों का इमोशनल क्वेश्चन डेफिनेटली खेलने से काफी बढ़ जाता है। हमें अलग अलग पर्सनैलिटी के बारे में 6 महीने में एक बार डेफिनेटली बताना चाहिए। जैसे महाराणा राणा प्रताप सिंह, शिवाजी महाराज, गुरु गोविंद सिंह जी, विवेकानंद जी, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, एपीजे अब्दुल कलाम, इस तरह, और अटल बिहारी वाजपेयी, इस तरह की पर्सनैलिटी अगर हम बताते हैं तो बच्चे डेफिनेटली उन स्टोरी से काफी सीखते हैं और उन्होंने अपनी जिंदगी को कैसा मैनेज किया है। उनके जिंदगी में बहुत सारे परेशानी आई थी फिर भी उन्होंने मैनेज किया है। अगर बच्चे सीखते हैं तो आगे चलकर उनको भी डेफिनेटली काफी फायदा होता है। इसके अलावा मेडिटेशन से इमोशनल क्वेश्चन काफी बढ़ता है। तो मेडिटेशन के लिए सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि आप खुद मेडिटेशन कीजिए। अगर आप मेडिटेशन करते हैं तो आपके बच्चे डेफिनेटली आपके साथ मेडिटेशन सीख जाएंगे। और जो लोग मेडिटेशन करते हैं उनको गुस्सों पे और इमोशनल क्वेश्चन उनका काफी अच्छा होता है। तो मैं यहाँ कहना चाहूंगा कि अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज प्लीज लाइक कीजिए। अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो डेफिनेटली आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।